गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7। भाई क्लास 7 के लिए आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई अच्छी वर्ड्स, रिस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है, तो एक सवाल है कि रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है। कॉमन मतलब होता है कि श्वसन मतलब सांस लेना, यानी सांस लेने को इंग्लिश में तो क्या कहेंगे, ब्रीथिंग कहेंगे। हाँ, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कॉमन सेंस में कहते हैं ब्रीथिंग ही रिस्पिरेशन है, लेकिन नहीं, ब्रीथिंग रिस्पिरेशन का एक पार्ट है। अब एक सवाल मन में आपके उठेगा कि रिस्पिरेशन में आखिर ब्रीथिंग में मतलब सांस लेना, सांस लेने का मतलब सांस लेना और छोड़ना, तो फिर रिस्पिरेशन में क्या होता है। तो ब्रीथिंग जो है, सांस लेना और छोड़ना, रिस्पिरेशन की प्रारंभिक क्रिया है, शुरुआती स्टेप्स है। और इस स्टेप में हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं भाई, ऑक्सीजन लेते हैं। और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो क्या होगा, हमारे सांस के अंदर जाता है। कहां जाता है, लंग्स में जाता है। ये सांस हम लेंगे, देखो फिगर ध्यान से देखो, यहां नाक के द्वारा हम सांस लेंगे और क्या करेंगे, मुंह से भी सांस लेंगे। तो जब सांस लेंगे तो नोजल कैविटी, फेरेनिक्स, लैरिंक्स, इसके द्वारा ट्रेचिया होते हुए ये कहां आएगा, लंग्स में आएगा, एलोविली मिलेगी इसको। तो यहां जब सांस आएगा, ऑक्सीजन आएगा, एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर हवा में तो बहुत कुछ है, सर हवा में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डस्ट भी है, वाटर वेपर, बहुत कुछ है सर। तो सर ऐसा कोई सिस्टम है क्या कि हम सांस ले तो केवल ऑक्सीजन है हमारे साथ चला जाए और सारे चीज अलग हो जाए। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। एक एग्जांपल हम तुमको बताते हैं भाई। ऐसे तो नॉर्मल जिंदगी में भगवान ना करे कि कोई एग्जांपल, मेरा एग्जांपल कोई देखे, टीवी में भाई फिल्म में देखते हैं हम, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। तो जब एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सारे लोग क्या करते हैं, उसको लेकर जाते हैं। बहुत सारे नाते रिश्तेदार दोस्त सारे लोग दौड़ कर ले जाते हैं, कहां, हॉस्पिटल। अब ये मत पूछना कि प्राइवेट या सरकारी, मान लो टीवी में भाई हम भी देखे, फिल्म में हम भी देखे, तुम भी देखते हो। तो सारे नाते रिश्तेदार जब ले जाते हैं तो कहां तक जाते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर के गेट तक ही जाते हैं। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन जाता है, केवल और केवल रोगी जाता है। और सारे रिश्तेदार क्या करते हैं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे रहते हैं कि कब फिर कोई अच्छी समाचार आए या पेशेंट बाहर आए। तो फिर जब पेशेंट बाहर निकलता है, भाई वेल है, भीतर तो बहुत सारी क्रियाएं होती होगी, ऑपरेशन होता है, बहुत सारा वर्क होता है। और जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, वो फिर नाते रिश्तेदार जो भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, माता पिता, जो भी बहुत सारे लोग होते हैं, सबको लेकर वो फिर बाहर चला आता है। सेम वही प्रोसेस है कि नाक के अंदर जब जाता है तो इस नाक को इस बोलते हैं नॉस्ट्रिल, इसको, इसमें छोटे छोटे बाल हैं, इसको नोज हेयर कहते हैं। तो नोज हेयर क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को यहीं अलग कर देता है, भाई तुम यहीं अलग हो जाओ। जैसे गेट पर ही दरवान कहता भाई अलग हो जा तू। कुछ गैसों के जो होते हैं, म्यूकस, भाई जानते हो एक वर्ड बड़ा, हिंदी वर्ड बड़ा अजीब है, नेटा। तो ये नोजल कैविटी में होता है। जब हम ये नाक के सांस लेते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल उसमें भी चिपक जाते हैं। और उसके बाद बहुत क्लोज रिश्तेदार, जैसे आपने क्या कहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत सारे जो और भी गैस हैं, वो अंदर जाते हैं। तो ये कहां तक जाएंगे, ये ट्रेचिया तक जाएंगे
और यहां जाने के बाद ये देखो फिगर में दिखा रहा हूं फिर से तुमको ध्यान से, यहां तक जाएंगे और ये लंग्स में केवल और केवल ऑक्सीजन इन करेगा। जैसे ऑपरेशन थिएटर में क्या इन करेगा, केवल और केवल पेशेंट करेगा, जितने भी रिश्तेदार होंगे गेट पर ही रहेंगे। तो सारे गैसें इन करती है, दैट इज राइट, लेकिन वो गेट पर ही रुक जाएगी और इन करेगा केवल और केवल ऑक्सीजन इन करेगा। फिर वो ऑक्सीजन क्या होगा, हार्ट में चला जाएगा। ये जो ट्रेचिया तक पहुंचने की क्रिया है इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेना। अब यहां से सेकेंड स्टेज शुरू होता है। वो स्टेज है कि जब वो ऑक्सीजन क्या होगा, लंग हार्ट में जाएगा। जब हार्ट में जाएगा तो हार्ट में क्या है, हीमोग्लोबिन है, ब्लड है। ब्लड के साथ वो कंबाइन होगा वो ऑक्सीजन और तब वो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो है ही भाई, ब्लड में है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, बहुत सारे चीजें। तो वो हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को कैरी करेगा और उसको बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये पूरे वेन्स, दो चीजें होते हैं, नशे दो होती है, आर्टरीज और वेन्स। इस आर्टरीज के माध्यम से पूरे बॉडी में मूव करेगा, पूरे शरीर में। आप एक सवाल नहीं करोगे सर पैर में जाएगा, सर में जाएगा, नहीं, सारे जगह जाएगा। और जब सारे जगह ये जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो जो हम खाना खाते हैं, जो खाने से ग्लूकोज मिलता है उसको ये बर्न करता है, रिएक्ट करता है, जलाता है। कॉमन भाषा में जलाना का मतलब ऐसा मतलब ना माचिस जला दिए, नहीं, ऐसा नहीं। वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि भाई कोई चीज जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हाँ, बस एक चीज जलने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, बता सकते हो, नाम बताओगे कौन वैसी चीज है जो जलने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है? अगर नहीं बता सकते तो मैं बताता हूं, किसी को देखकर जलने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। उसका ड्रेस बहुत अच्छा है और मेरा ड्रेस खराब है, इसको देख के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है भाई। अब और साइंटिस्ट लोग का है तो कोई बात नहीं। तो जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हीट बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी से हम क्या करते हैं, हमारे वर्क होते हैं। अब एक बात मुझको थोड़ी सी आज और बताने की आवश्यकता है। भाई देखो, आजकल हम सुबह सुबह टीवी पर रामदेव बाबा को देखते हैं। भाई अगर मानो, देखो मेरे एक टीचर हंस रहे हैं, भाई रामदेव बाबा मेरे आइडियल है भाई, मैं तो मानता हूं। भाई क्यों आइडियल है हमारे, क्या उन्होंने रिस्पिरेशन में क्या दिया कि मेरे आइडियल हो गए वो? रामदेव बाबा मैंने दिया। रामदेव बाबा के एक स्टेप मुझे बहुत अच्छा याद है, अनुलोम विलोम, सांस लो और सांस छोड़ो। सुबह सुबह क्यों जरूरी है ये? रामदेव बाबा का जो टेक्निक उन्होंने दिया, प्राणायाम कहा उन्होंने, क्या टेक्निक है, साइंस की दृष्टि से क्या टेक्निक है उसकी? तो साइंस की दृष्टि से टेक्निक यह है कि हम जब सांस लेंगे, ऑक्सीजन, जब भाई सांस लेना एक नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, लेकिन जब हम सांस ज्यादा लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा। ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा तो जो रात का हम खाना खाए हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा हमारी बॉडी के मसल्स ज्यादा वर्क करेंगे, चाहे वो स्टोमच हो, चाहे इंस्टेटाइन हो, चाहे पेनक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, सारे वर्क जब हम सांस छोड़ेंगे ना, तो सारे वर्क एक्टिव हो गए। और जब सारे वर्क एक्टिव होंगे तो डाइजेशन बहुत अच्छी तरह होगा। जब डाइजेशन अच्छी तरह होगा और हमारा ऑक्सीजन जब लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज्यादा रिस्पिरेशन क्रिया होगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी और दिन भर हम हेल्दी रहेंगे।
तो रामदेव बाबा के अनुलोम विलोम, भाई देखो हंसने और हंसाने की बात तो अलग होती है कि बाबा है तो कह दिए, लेकिन नहीं, साइंस की दृष्टि से अगर हम सुबह 10 मिनट 15 मिनट कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती है। अब देखो बात है, सांस लो तो सांस छोड़ते हैं, दैट इज राइट, हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ज्यादा ऑक्सीजन लिए और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम छोड़ते हैं तो ज्यादा एनर्जी बनेगी, ज्यादा एनर्जी बनेगी तो दिन भर हम एनर्जेटिक रहेंगे, और दिन भर अगर एनर्जेटिक रहेंगे तो भाई हमें कोई रोग नहीं होगा, बिल्कुल भी हेल्दी रहेंगे। अब यह एक बच्चे ने मुझसे कहा, बहुत अच्छी बात कहा, सर रामदेव बाबा सबसे खराब आदमी है। मैंने पूछा भैया क्यों खराब आदमी है रामदेव बाबा, जानते हो? उसने कहा सर हमारी मम्मी हॉर्लिक्स पिलाते कि हम मोटा हो और रामदेव बाबा सिखाते कि हम पतले हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रिस्पिरेशन के क्रम में रामदेव बाबा ने यह बताया कि आप सांस लें और सांस छोड़ें, आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अब एक सवाल है कि मान लिया जाए कि क्या सारे श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही जरूरी है? नहीं, रिस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एरोबिक रिस्पिरेशन। ऐसी रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मिले, और जिस में ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है उसको हम कहेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। और जब एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। देखो भाई, इसके वायर के कारण मैं अच्छा सा अक्षर भी नहीं लिख पाया। खैर, जो है यहां ध्यान दो, ग्लूकोज स्टार्च जो हम खाए और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? वाटर। और क्या मिलेगी? एनर्जी। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं? हाँ, जीते हैं। वह है ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया। ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब ये अल्कोहल बनाते हैं। समझे बेटा? क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और एनर्जी बनाएंगे। और ये रिस्पिरेशन कहां होता है मालूम है? ये रिस्पिरेशन होता है हमारे सरजू नदी के किनारे। दारू बनाते हैं लोग, सुने हो ना नाम? शराब बनाते हैं। उसमें भी वो इनएरोबिक रिस्पिरेशन का करेंगे। जब इनएरोबिक रिस्पिरेशन जब तक नहीं होगा, फर्मेंटेशन की क्रिया पढ़ाएंगे हम आपको, उसको होगा तभी अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल का नाम ही है शराब। अरे आजकल तो हम सैनिटाइजर में भी अल्कोहल देख रहे हैं, है उसी का रूप। लेकिन जब एनएरोबिक रिस्पिरेशन होगा, वो भी ईस्ट के कारण होगा, बैक्टीरिया के कारण होगा, तो अल्कोहल बनेगा, अदरवाइज अल्कोहल नहीं बनता है। अब एक बात और आया कि क्या हमारे बॉडी के अंदर भी एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है? हाँ, हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। एक बात मैं बताऊं, आप मान लो कि आपको आज 2 रोटी खिलाए हम, आप रोज 5 रोटी खाते हो और पूरा दिन वर्क करते हो, और आज हम आपको केवल 2 रोटी खिलाए और कहे आज पूरा दिन आपको उतना ही वर्क करना होगा, क्या होगा? आप अपने को थकान महसूस करेंगे। क्यों थकान महसूस करेंगे? क्योंकि आपको जितनी वर्क है उतना आपको डाइट नहीं मिला, उतना आपको फूड नहीं मिला। तो जब हमारे बॉडी में
हम वर्क करते हैं और पर्याप्त ऑक्सीजन अगर नहीं मिलती है तो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, और हम देखोगे कभी हम बहुत काम करते करते अचानक हमारे पैरों में क्रम्प होने लगता है, मसल्स क्रम्प करने लगता है, मुड़ने लगता है, तो दर्द होने लगता है, और उस दर्द का एकमात्र कारण है एनारोबिक रिस्पिरेशन। हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, बहुत तेजी से चढ़ते चले जाएंगे तो हमारे मसल्स में दर्द होता है। ये इसलिए होता है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मसल्स में क्या होता है? क्रम्प होने लगती है, हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है। तो क्रम्प होना, दर्द होना किसका एग्जांपल है? एनारोबिक रिस्पिरेशन का एग्जांपल है। तो आज हम चैप्टर में थोड़ा सा ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगले दिन हम चैप्टर पढ़ाएंगे। अब एक बात है कि हम खास तौर पर इसमें ह्यूमन की बात करेंगे। भाई देख रहे हैं वीडियो लंबा चौड़ा होते जा रहा है थोड़ा सा। उसके बाद हम गैस एक्सचेंज की बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में, और रिस्पिरेशन इन मेमल्स, यानी ऐसे जीव, मेमल्स के रिस्पिरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, गिल्स, प्लांट्स के बारे में रिस्पिरेशन की चर्चा करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट केवल दे रहा हूं, हल्की हल्की बातें बता दिया। कल मैं जब मेरा वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक क्या है, पल्स रेट, यहां एक चीज की और मैं चर्चा करूंगा, पल्स रेट, कितनी सांस में लेता हूं। तो एक स्वस्थ आदमी का पल्स रेट जो होता है, पल्स रेट समझते हो, धड़कन, हाथ पर से रखोगे ना या कलेजे पर रखोगे फिर पता चल जाएगा कि धड़कन कैसे। तो एक हेल्दी आदमी का पल्स रेट जो होता है 72 टाइम्स पर मिनट होता है। एक कुछ नेट पर अगर देखोगे तो 60 to 80, नेट पर इस बात की चर्चा है, अच्छी चर्चा है कि एक ह्यूमन की पल्स रेट जो है 60 to 80 पर मिनट हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि 60 वाले बीमार हो गए और 90 वाले भी बीमार है, ऐसा नहीं। हेल्दी आदमी का एक एवरेज जो होता है 72 टाइम्स पर मिनट होता है। तो पल्स रेट की चर्चा करेंगे, हार्ट की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आप लोगों का चैप्टर 9 है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। द रैंसम ऑफ रेड चीफ, फिरौती। रैंसम का मीनिंग होता है फिरौती, और जानते हैं फिरौती कब मांगी जाती है? जब किसी को आप किडनैप कर लीजिए, ठीक है, और उसे उसके घर वाले को लौटाने के लिए जो भी हम पैसे या जो भी मेजर चीज़ लेते हैं उसी को हम फिरौती कहते हैं, ठीक है। अगर मोदी जी के भाषण में बोला जाए तो अल्लाह कर सुना, आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम भाषण देने नहीं आए, चैप्टर चालू करते हैं। कहानी है बिल और डिस्क्रॉल के बारे में, ठीक है, जो दोनों अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। कहानी लिखने वाले हेनरी हैं जो अमेरिका के हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे प्ले, नाटक, ये सब चीज़ें लिखी हैं, जिनका अगर समय काल देखा जाए तो 1862 से लेकर 1910, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबा जीवन उनका नहीं था, शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम था। लगभग उन्होंने 600 के आसपास स्टोरी लिखे हैं जो अमेरिका के लोगों पर रिलेटेड है, और उसी के बारे में उन्होंने कुछ बताया है। यहाँ भी देखते हैं, इट लुक्ड लाइक ए गुड थिंग, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन बट वेट टिल आई टेल यू, जब तक मैं नहीं कहता तब तक आप इंतज़ार कीजिए। हम लोग अभी दक्षिण में हैं, इन अलबामा, ठीक है। बिल और डिस्क्रॉल एंड माई सेल्फ, यानी कि बिल और डिस्क्रॉल के साथ ये भी था। वेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्टक अस, जब ये लोग वहाँ पे खड़े थे तभी इनके दिमाग में क्या आया? किडनैपिंग का बात आया। कारण क्या था कि अपहरण के बारे में इन लोगों ने वहाँ पे सोचा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी इन्होंने सोचा होगा। इट वॉज एज बिल आफ्टरवर्ड एक्सप्रेस्ड इट, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? बिल ने। ड्यूरिंग ए मोमेंट ऑफ टेम्प्रोरी मेंटल ऑपरेशन, और कब?
जब उसका मानसिक स्थिति, कभी कभी होता है नहीं कि किसी के साथ अचानक ऐसे बिहेवियर करता है कि जैसे सब कुछ भूल गया, वैसे ही उसको मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया और कुछ बातें बता दी। लेकिन बट वी डिड नॉट फाइंड दैट आउट टिल लेटर, लेकिन उसकी बात की बातें उससे मालूम नहीं चल सकी क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सुधर गई। कुछ ही सेकंड का था, फिर वो बेचारा स्थिर हो गया। देयर वॉज ए टाउन देयर, वहाँ एक शहर था। एज फ्लैट एज फ्लैंकल केक कॉल्ड समिट, जिसको हम लोग शिखर भी कहते हैं। समिट सम्मेलन तो आप लोग जानते हैं कि शिखर सम्मेलन, तो वही समिट उसको कहा जाता था। पीपुल ओवर देयर वेयर सेल्फ सेटिस्फाइड ए क्लास ऑफ पीजेंट्री, और लोग वहाँ के कैसे थे, लोग वहाँ के सेल्फ सेटिस्फाइड थे, यानी कि खुद में विश्वास करते थे। और किस वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग जो थे वो खुद में आत्मविश्वास किया करते थे। बिल एंड मी हैड ए ज्वाइंट कैपिटल ऑफ अबाउट $600। बिल और इसके पास ज्वाइंट कैपिटल यानी कि पूरा पूंजी मिलाकर इन दोनों के पास लगभग $600 का पूंजी था इन लोगों के पास। एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू पुल ऑफ ए फैटर टाउन लॉर्ड सिम इन वेस्टर्न एलियंस। और इनको कितने की ज़रूरत थी? लगभग इनको $2,000 की ज़रूरत थी, जिनसे कि ये एक शहर खरीद सकते और इनके लिए हो सकता था। मैंने पहले ही बताया कि जब बात किडनैपिंग की आती है यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ों की इनकी ज़रूरत होगी, और वो ज़रूरत क्या थी इनके लिए? $2,000 की ज़रूरत, डॉलर की ज़रूरत थी। वही कहीं ना कहीं इन्हें फिरौती के लिए आगे लेकर गया। We knew that Summit could not get after us with anything staunch than constable and maybe some. हम जानते थे कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्जर आता जाता नहीं, यानी कि कोई विचित्र लोग आते जाते नहीं और ना ही कोई आते हैं, ठीक है। वी सेलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम, तब इन लोगों ने अपने विक्टिम को सेलेक्ट करने की कोशिश की, यानी कि किसे हम लोग यहाँ लाएं, यानी कि किसे हम लोग अपहरण करें, इसके बारे में इन्होंने सोचा। द ओनली चाइल्ड ऑफ प्रोमिनेंट सिटीजन नेम्ड एबेंजर डोरेस्ट। तो हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग एक ही व्यक्ति के बारे में इन्होंने एक व्यक्ति को भी चुन लिया, एबेंजर डोरेस्ट, जो अपने पापा का सिंगल मतलब कि इकलौता लड़का था। और इन लोगों को विश्वास भी था कि उसके पिताजी मानते मानते तो $2,000 पर ज़रूर मान जाएंगे और इनको जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाएंगी। एवेंजर कौन था? 10 साल का एक लड़का था, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि उसे किडनैप कर लेते हैं। किडनैप कर लेने के बाद जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक पहाड़ दिखाई देता है, एक माउंटेन दिखाई देता है, ठीक है, जो छोटा सा माउंटेन है, ठीक है। और वहीं पे एक गुफा है, उसी में ये लोग उस लड़के को छुपाकर रखते हैं। आगे की कहानी हम लोग अब कल सुनेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में पढ़ना है आपको ये लेसन 15 इसमें है राजधर्म। ये राजधर्म जो है कहानी जो है जिसमें धर्म और न्याय का पालन करना है, धर्म भी बचा रहे और न्याय भी होता रहे। इस कहानी के माध्यम से यही हमें सीख मिलेगी कि इसमें धर्म को भी बचाना है और न्याय भी करना है। तो आइए पढ़े कहानी क्या है। अति प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करता था, जो अपनी धर्म प्रियता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासन में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अपने शिल्पों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर ऋषि का रूप धारण कर वे रमणीय हिमालय प्रदेश चले गए। कंद मूल फल आदि का सेवन करते हुए तपस्या करने लगे। तो एक ब्राह्मण कुल में पैदा लिए थे, एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, जिन्होंने
ये कंद मूल फल खाकर उन्होंने तपस्या किया। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत असत उचित अनुचित सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे लेकिन दोष कोई नहीं बताएगा। जो उसमें अवगुण हो, अवगुण को बताइएगा तो वो दूर करेगा, लेकिन लोग खाली प्रशंसा करते थे, दोष बताने वाला कोई नहीं था। अंतपुर, राज दरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उनके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अब राजा खोज रहे थे कि सब तो हमारा प्रशंसा कर रहा है, लेकिन हम में तो कुछ खामियां होंगी, दोष तो होगा। जो कोई ऐसा मिले जो हमारे अंदर जो खामियां हैं, हमारे अवगुण को बताए। अतः भेष बदलकर जब वह पूरे राज में घुमा, पर उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और पर्वतों को पार करता हुआ वह हिमालय प्रदेश में स्थित बुद्धिस्ट के आश्रम पर जा पहुंचा। उन्होंने उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बुद्धिस्ट ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर राजा आश्रम में एक और चुपचाप बैठा था। बुद्धिस्ट जंगल से पके फल लाकर खाते थे। वे फल शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा से कहा, महापुण्य, ये फल खाकर पानी पियो। वो जो थे बुद्धिस्ट, जो वो बोले राजा को कि लो ये फल खाओ और पानी पियो। राजा ने फल खाए और पानी पिया। उसे फल बड़े ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बुद्धिस्ट से पूछा, गुरुदेव क्या बात है, ये फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट है। तब उन्होंने कहा, महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्ण राजा करता है, उसी से ये इतने मीठे फल हैं। राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर तेल, मधुर, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वाधीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजपूर्ण हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो एक पेज आज पढ़ाया गया, आपको 78 पेज को पढ़ाया गया और आधा कहानी आज पढ़ा दिया गया है, आधा आपको कल पढ़ाया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आप लोगों का सिविक्स में लेसन 5 जेंडर एंड इनइक्वालिटीज। यानी कि लिंग और उनके बीच में असमानताओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जेंडर क्या है। जेंडर एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि मेनली हमसे रिलेटेड है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम एज सेक्स की तरह ये सेम नहीं है। इसमें बायोलॉजिकल कुछ डिफरेंस होते हैं जो मेल और फीमेल में होते हैं। जेंडर डिस्क्राइब द सेपरेट क्वालिटीज़ दैट मेन एंड वोमेन आर यूजुअली एक्सपर्ट टू हैव। जनरली अगर बात किया जाए, आमतौर पर अगर हम लोग बात करें तो इसके बीच में हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं अनलाइक की तरह, ठीक है। डिटरमाइन बायोलॉजिकल डिफरेंस, अदर डिफरेंस से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर रोल की बात करें, हम जेंडर रोल की बात करें तो इस समाज में सभी का रोल अलग अलग बांटा गया है। A gender role is a set pattern of behavior that a man or a woman is expected to follow in society। अगर देखा जाए तो जेंडर रोल का एक पैटर्न है जो उनके बिहेवियर मैन और वोमेन के फॉलो पर समाज में बना हुआ है। जेंडर रोल्स में वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर समाज में इसका रोल अलग अलग होता है, ठीक है। इन एनी गिवन सोसाइटी दे में आल्सो चेंज ओवर टाइम। अगर किसी गिवन सोसाइटी यानी कि गिवन समाज में बात किया जाए
तो हर समय अलग अलग होता है, ठीक है। ए पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ हिज और हर जेंडर रोल एज ही और सी इंटरेक्टेड विद अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एक पर्सन की बात करें तो उसका बिहेवियर और दूसरे का बिहेवियर, उस समाज में बिहेवियर के बारे में मालूम चलता है। कि अगर बात किया जाए तो मेल का काम होता है, यानी कि काम होता है कि उसका एक्टिविटी होता है बाहरी वर्कों के लिए समाज में बटा हुआ है, और अगर फीमेल की बात करें तो उनका वर्क बटा हुआ कि किस प्रकार से वो परिवार को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। हमारे समाज ने ये बांट दिया है। अगर फैमिली की बात करें जेंडर रोल की, तो चिल्ड्रन गेट देयर फर्स्ट लेसन इन सोशल लाइफ फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। बच्चे जो हैं वो सबसे पहला लेसन जो है वो कहाँ से सीखते हैं? परिवार का। वो सबसे पहले सीखते हैं अपने परिवार से। आमतौर पर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट चिल्ड्रन विल प्ले द रोल ऑफ पेरेंट्स इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। और पेरेंट्स को देखकर कैसे सीखते हैं? तो देखते हैं कि पापा का ये काम है, मम्मी का ये काम है, यानी कि अगर बॉय हैं तो वो पापा वाले वर्क सीखते हैं, और अगर बेटी है यानी कि डॉटर है तो वो मम्मी वाले काम को सीखते हैं। यानी कि जो पहला जो उनका जो शिक्षा का केंद्र है वो उनका परिवार है, और वहीं से बच्चों के अंदर मेंटलिटी जो होती है वो चेंज होनी चालू हो जाती है। अगर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन देखा जाए, परंपरा के हिसाब से देखा जाए, तो गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप एंड मैरी। बच्चियों को बड़ा ही इसीलिए किया जाता है कि बड़े होंगे तो उनका हम लोग शादी कर देंगे। ये हर घर की मतलब कि मेंटलिटी होती है, और यही बिहेवियर के लिए हम लोग गर्ल्स को रखते भी हैं। अगर मान लीजिए है तो हैव चिल्ड्रन डू द हाउस वर्क, और बच्चे हैं तो उनको हाउस वर्क के लिए टेक केयर ऑफ द फैमिली। हेंस गर्ल्स आर ब्राउट अप टू बी काइंड एंड जेंटल। लड़कियों को इसी प्रकार से तैयार किया जाता है कि उन्हें काइंडल हो, मतलब कि काइंड हो, जेंटल हो, इस प्रकार से उन्हें तैयार किया जाता है। एंड दे आर यूजुअली इनकरेज्ड टू डेवलप स्किल्स सच एज कुकिंग एंड सीविंग। और उन्हें इसी प्रकार से तैयार किया जाता है खाना बनाने के लिए या दूसरे कामों के लिए उन्हें डेवलप और उन्हें तैयार किया जाता है। बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड होम एंड अर्न मनी टू सपोर्ट द फैमिली। और लड़कों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वो घर से बाहर का काम करें और घर में सपोर्ट दें। हाउएवर दिज जेंडर रोल्स आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। लेकिन सभी जगह जेंडर रोल जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते हैं। देयर आर मेनी फैमिलीज इन विच गर्ल्स आर इनकरेज्ड टू परस्यू स्टडीज एंड वर्क आउटसाइड होम। बहुत सारे में देखिएगा बाहर में जहाँ पे कि तैयारी किया जाता है उन्हें बाहर स्टडी करने के लिए और बाहर घरों से बाहर काम करने के लिए। थैंक यू। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। भाई गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज बहुत लकी दिन है कि श्याम सर कुछ काम कर रहे हैं और हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चूँकि आज तक हम मैथ पढ़ाए नहीं थे आपको, अब हम आज का टॉपिक पढ़ा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। एक सवाल मन में आएगा कि पेरीमीटर है क्या? तो पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं घेरा। परिमिति, परिमिति, परिमाप, और एरिया का होता है क्षेत्र। भाई ये बहुत सारा वर्ड है। पेरीमीटर, इसको हम अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं घेरा। घेरा बड़ा है घेरना शब्द से, चारों ओर से पकड़ना। हिंदी वर्ड परिमिति, परिमाप, चाहे जो बोलो, ठीक है। और एरिया क्षेत्रफल। दोनों में फर्क क्या है भाई, ये मैं आपको बताऊं। सपोज करो कि आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है भाई, जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन के टुकड़े में क्या है कि एक भाई फिगर देख के आपको हंसना नहीं, मैं ऐसे फिगर बना रहा हूं। एक जानवर घुस रहा है,
देखो इस जानवर के 2 ही पैर है, हंसना नहीं, मैं 4 बना दिया। लो, इस जमीन में एक जानवर घुस रहा है, देख रहे हो फिगर दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस जमीन को बचाएंगे कैसे? कुछ लड़के इधर से खेल रहे हैं, भाई दिक्कत हो रही है मुझको हाथ से इसके। ये लड़के इसमें क्या हो रहा है, घुस रहे हैं। मान लो इधर से कुछ और चीजें इन कर जा रही है, तो हम इसको बचाने के लिए क्या करेंगे? इसके बचाने के लिए हम क्या करेंगे? चारों ओर से एक ईंट का दीवार खींच देंगे, रस्सी खींच देंगे, तार खींच देंगे, जो चाहे हम घेर देंगे ताकि इसमें कोई इन न करे। बाउंड्री एक कॉमन वर्ड हुआ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाउंड्री खींचना, चार दीवारी खींचना। तो बाउंड्री को ही हम कहते हैं पेरीमीटर। समझ आ रहा है? अगर किनारे किनारे खींचेंगे हम बाउंड्री तो कहलाएगा पेरीमीटर, और बाउंड्री खींच देंगे तो ये लड़का भी इधर नहीं आएगा और ये जानवर भी इधर नहीं आएगा। अब भाई बाउंड्री खींचेंगे कैसे? तो ये क्या है इसका, आप एकदम कॉमन बात है, ये एल है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रीथ है। तो ये एल है तो ये भी एल है, और ये बी है तो ये भी बी है। तो क्या करेंगे हम? एल, यहां से यहां एल, फिर यहां से यहां बी, फिर यहां से यहां एल, फिर यहां से यहां बी। क्या है? पेरी। तो ये क्या हो गया? 2 एल हो गया, और क्या हो गया? 2 बी, और 2 अगर कॉमन खींच लो तो क्या हो गया? एल प्लस बी, यानी ये क्या हो गया? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला होगा क्या चीज? 2l प्लस बी, यानी 2 लंबाई। भाई क्यों बताओ? यहां से इसको घेरना है ना, इसको छुआ तो इधर से भी आ जाएगा, तो यहां से यहां घेर दिए, यहां से यहां घेर दिए, यहां से यहां घेर दिए, यहां से यहां। तो 2 ठो लंबाई है तो 2l, 2 चौड़ाई है तो 2b, और ये हो गया 2l प्लस बी। तो ये क्या हुई? घेरना, बाउंड्री। अब बताओ भाई, आजकल खेती का दिन है, तो खेती के दिन तो इसे हम क्या करें? आलू बो दें। तो आलू कहां बोएंगे भाई? बाउंड्री बाउंड्री के बीच में, तो चारों ओर बीच में बोएंगे। तो ये बीच में बोएंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण हिस्सा, और इस हिस्सा को कहते हैं हम एरिया। तो पेरीमीटर इसकी क्या हो गई? 2l प्लस बी, और बीच में आलू बो दिए हम। आलू बो दो, मटर बो दो, जो मन करे सो बो दो। तो ये हो गया एरिया, और एरिया बराबर तब क्या हो जाएगा? ये तो एल है और ये बी है, तो एरिया बराबर होगा एल इंटू बी। अब पहचानेंगे कैसे कि पेरीमीटर है या एरिया है? तो एरिया पेरीमीटर जो होती है, ये यूनिट चाहे जो हो, यूनिट होती है सिंगल। ठीक है? अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो मीटर है, किलोमीटर तो किलो। भाई जितना लंबा जमीन हो उतना बड़ा कर लो अपना। लेकिन एरिया जब होगा तो 2 ठो मीटर मिलेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इसकी फॉर्मूला क्या हुई आपको? एल इंटू बी, क्या? स्क्वायर यूनिट। अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर लिख दो, सेंटीमीटर है स्क्वायर सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो स्क्वायर किलोमीटर लिख दो। तो आपको सबसे पहले समझ में आया कि पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ। अब एक पेरीमीटर का एक सिंपल भाषा अगर हम कहें तो सम ऑफ ऑल साइडेड। इसको भी देखो समझो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड में क्या भाई? एल और बी है, तो एल और बी को हम जोड़ दिए। तो ये आपको पहले समझ में आया कि पेरीमीटर शब्द कहते किसको है और एरिया किसको कहते हैं। अब
थोड़ी सी बुक से आ जाए हम। स्क्वायर, भाई तो पहले मैं स्क्वायर बना तो ले कि होता कैसा है स्क्वायर। स्क्वायर वो एरिया है, वो शेप है, सॉरी वो शेप है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? पूरे साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और क्या होता है भाई? एंगल 90। तो मान लो, तो इसका भाई क्या होगा? मान लेते हैं कि ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। और सब साइड बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब चारों साइड क्या है? बराबर है। तो क्या क्या भाई कंडीशन मेरे पास है? ए बी बराबर है बी सी, बराबर है सी डी, बराबर है डी ए। भाई ए से बी, बी से सी से डी और डी से ई बराबर। तो पेरीमीटर क्या होगा? आप लिख दें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होगा सम ऑफ ऑल साइड। कैसा साइड? ऑल साइड। भाई तो सम ऑफ में लिख दो आप। कैसे? अब सम का मतलब क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। अब चारों साइड तो बराबर है ना? ए बी बी सी के बराबर, ए बी सी डी के बराबर, ए बी डी ए के बराबर। तो आप सबके जगह लिख दो ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी। और तब क्या हो गया? 4ab। भाई कौन है बी? 1ab, 2ab, 3ab, 4ab, क्या होगा? 4ab। अगर फॉर्मूला में लिखो तो 4 इंटू साइड, कितने? 4 इंटू साइड। अरे समझ। अब इसका अगर मान लिया जाए एरिया फॉर्मूला निकालना हो तो क्या निकालेंगे? एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। तो इसके तो दोनों साइड बराबर है, यानी ए बी इंटू बी सी, और दोनों बराबर है तो ए बी इंटू ए बी। क्यों भाई? क्योंकि ए बी बी सी के बराबर है। और तब हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और फॉर्मूला होगा साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर भी कह सकते हो और साइड इंटू साइड भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मैथ के फॉर्मूला में आ जाओ, ऑपरेशन लगा दो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो स्क्वायर होगा या क्या हो गया? साइड इंटू साइड। समझ में आ रहा है? तो ये तरह से आप कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेडिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। बस आज इतना ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और अगले दिन हम बात करेंगे रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और चीज। बस क्योंकि वीडियो 45 मिनट्स का हो गया।